नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का 96 रोजगार क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आप सभी की करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की क्लास है, जिसमें आप सभी को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से। और साथियों, आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्जाम्स है वो बहुत ही जल्द हो सकता है। डेट तो नहीं अनाउंस हुई है, लेकिन फिर भी कभी भी डेट आ सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम की। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, लोकसभा चुनाव आपको पता है कि चल रहा है, और इसका कल यानी कि 1 जून को आखिरी मतदान होना है। 4 जून को सरकार का नतीजा निकल जाएगा, कौन सी सरकार नई सरकार बनेगी। उसके बाद सब जो है अपने हर विभाग में काम होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत सुचारू तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। तो सभी के सभी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो बढ़िया से मेहनत करें। डेट आपकी कभी भी आ सकती है। सरकार ने वादा किया था कि लगभग जून महीने के आसपास में कराएंगे, 6 महीने के अंदर। तो ये समय तो लगभग हो चुका है। और साथ ही साथ जो साथी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब आपकी है। रेलवे की ये बहुत ही अच्छी जॉब है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोफेशनल है एकदम। आप यात्रा करिए फ्री में, ठीक है, आपका पास बन जाता है। इसके बाद में आपकी सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, और आपको ज़्यादा जोखिम भरे काम भी नहीं करने पड़ते हैं, ठीक। और साथ ही साथ आपके जो एलपी टेक्नीशियन वगैरह के हैं, वो सभी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, साथियों कड़ी मेहनत कीजिए। इस बार नतीजा आपका कुछ अच्छा ही होगा, ठीक। चलो, तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ किया जाए। आज का पहला प्रश्न करंट अफेयर का आप सभी के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा आपके सामने बोर्ड पर कि हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है। तो आप सभी को सबसे पहली बात ये जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं, ठीक है। ये फोटो भी मैंने आपको लगा रखी है ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए, ठीक। तो उज्बेकिस्तान में ये गेम हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान, आप नाम जानते होंगे। एशियाई जिम्नास्ट चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। भारत की तरफ से इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और वो कौन सी खिलाड़ी है? अगर आप चित्र देखकर इनकी फोटो देख करके अगर आप पहचान चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। ये है दीपा कर्माकर जी। कौन है? दीपा कर्माकर, ठीक। कौन है ये? दीपा कर्माकर जी हैं। ये जिम्नास्ट है। जिम्नास्ट मतलब आपने देखा होगा कि ये जो है वाल्ट वगैरह करती हैं। क्या करती हैं? वाल्ट। इससे अपना करामात दिखाती हैं, ठीक है। कहीं रस्सियों पर चलती हैं, कहीं पाइप पर चलती हैं, कहीं इसे उल्टे ऐसे ऐसे नाचते हुए चलती हैं। ये जिम्नास्टिक प्लेयर होती हैं। ये बहुत शरीर का बैलेंस इसमें करना पड़ता है, ठीक। ये जिम्नास्टिक प्लेयर हैं दीपा कर्माकर जी। इन्होंने क्या किया है? भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है इन्होंने, गोल्ड मेडल। देखिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े साथियों। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया? देखो, ग्लेशियर की बात करें तो ये इमेज सबसे पहले चीज देख लेंगे आप। ग्लेशियर मतलब क्या होते हैं? पहाड़। वो कौन से पहाड़? बर्फ के पहाड़। क्या होते हैं? बर्फ के पहाड़ जो पानी पर तैरते होते हैं, ग्लेशियर बोला जाता है, ठीक। तो देखिए, वेनेजुएला बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल ग्लेशियर्स। वेनेजुएला, कराकस इसकी राजधानी हो जाती है, बोलीवर इसकी मुद्रा है, ठीक। तो वेनेजुएला ने क्या किया है कि वेनेजुएला का लास्ट आपका ग्लेशियर है जो कि पिघल करके पानी बन चुका है। समझा क्या? आपने नाम सुना होगा अपने भारत में सियाचिन ग्लेशियर। वहां पे पूरे के पूरे जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं, ठीक। तो बाद में जो जब उसमें गर्मी पड़ने लगती है, टेम्परेचर अधिक होता है तो थोड़ा सा पिघलते हैं, ठीक। लेकिन हम आपसा हमेशा वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? डाउन ही होता है, जिसके कारण वो बर्फ के पहाड़ बने होते हैं। वही होते हैं आपके ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर आपका है वेनेजुएला का। यहाँ के जितने भी ग्लेशियर थे सब पिघल करके आपके पानी बन चुके हैं। तो इन्होंने यही प्रश्न आपका बना कि देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला देश जो बना है वो कौन सा है? वेनेजुएला। राजधानी इसकी क्या है? कराकस। कराकस। और मुद्रा है इसकी बोलीवर। ये आपकी राजधानी होगी, कैपिटल। राजधानी। और इसकी मुद्रा की बात करें, मुद्रा की हो जाएगी बोलीवर। बोलीवर क्या हो जाएगी? इसकी मुद्रा हो जाएगी वेनेजुएला, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? जरा समझिए।
गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, इनमें से कोई राज्य सरकार की बात हुई, मतलब भारत के अंदर ही, भारत के अंदर का ही कोई राज्य है, ठीक, जिसमें पान मसाला, गुटखा और पान मसाला ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। आपको पता है, आप जब कोई भी पान मसाला या गुटखा खरीदेंगे उसके पाउच के ऊपर लिखा होता है तंबाकू इज डेंजर ना, कि आपका ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है आपके, तो भाई कुछ इंजीरियस, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। आजकल तो वो विमल पान मसाले, दाने दाने में केसर का स्वाद, वो प्रचार चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी सरकार ने, तेलंगाना राज्य सरकार ने इसको जो है 1 साल के लिए अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दिया है। मैप के जरिए आप समझें, ये भारत का आपका मैप है, भारत का नक्शा है, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत है, पूर्व उत्तर का एरिया आपका है, ठीक है, इसे 7 सिस्टर के नाम से इसी को जाना जाता है। ये आपका क्या है, सिक्किम है, देखिए ये आपका ये कौन सा है, ये सिक्किम है, यहाँ नेपाल पड़ता है और यहाँ भूटान पड़ता है, ठीक है, ऊपर आपका कौन सा है, चीन है, ये आपका कौन सा है, बांग्लादेश है, ये आपका क्या पड़ता है, इधर म्यांमार पड़ता है, ठीक, ये सारे यहाँ पे आपका श्रीलंका पड़ता है और यहीं पे आपका क्या पड़ता है, हिंद महासागर। तो यहाँ पे देखिए ये केरला इधर पड़ता है, इधर आंध्रा पड़ता है, ठीक। तो ये आपका जो एरिया आपको दिख रहा है ये कौन सा है, तेलंगाना, क्या है, तेलंगाना है। तो यही तेलंगाना पे तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला को कितने सालों के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बैन कर दिया, 1 साल के लिए क्या किया है, बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सभी करंट के प्रश्न हैं आपके लिए। ये देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया। देखिए एआई मॉडल मतलब रोबोट की तरीके से होगा, ठीक है। ये रोबोट आप देख रहे हैं, पीछे जो फ्लैग लगा हुआ है चीन का फ्लैग है, कहाँ का है, चीन का फ्लैग है, ठीक। ये रोबोट है, ये एआई दर्शन, ठीक, एआई मॉडल है जो दर्शन के लिए है, राष्ट्रपति के दर्शन के लिए। और ये कहाँ का हो जाएगा आपका, चीन, चाइना वाले ही ऐसी चीजें कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है कि दूरदर्शन जो डीडी किसान बन चुका है, उसने क्या किया है कि 2 आपके एंकर लॉन्च की, एक महिला एंकर, एक पुरुष एंकर, एआई क्रिस और एआई भूमि। कौन सी, एआई क्रिस और एआई भूमि, 2 महिला एंकर उन्होंने, सॉरी महिला और पुरुष की जो कॉम्बिनेशन है वो लॉन्च किया है उन्होंने। इसके पहले आपने एक पढ़ा था लीसा, मोनालिसा नहीं, लीसा, ठीक है। तो लीसा एक एंकर जो कि उड़ीसा ओटीवी ने उसको लॉन्च किया था, वो महिला पत्रकार थी, ठीक है। ये एक तरीके से रोबोट है, आपके सामने जो है जिस तरीके से बैठी होंगी, जिस वेशभूषा में उनको पहना करके बैठा दिया जाएगा, आपको लगेगा कि कोई महिला एंकर जो है हमें पत्र यानी कि सॉरी समाचार पढ़ करके सुना रही है, लेकिन वो एक तरीके से एआई रोबोट होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मशीन होगी, ठीक। चलो इस तरीके से चीन ने किया कि चीन की राजधानी क्या होती है, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी, रेमेनबी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेमेनबी हो जाएगी, ये आपकी राजधानी थी, ठीक है, ये राजधानी होगी। यहाँ पे एक भाषा है, बड़ा पूछा जाता है, सॉरी बोलीबार नहीं, मंदारिन। कौन सी भाषा, मंदारिन भाषा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मंदारिन भाषा का संबंध कहाँ से है, तो मंदारिन भाषा का संबंध भी आपके कहाँ से है, चाइना से। राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग, शी जिनपिंग, शी जिनपिंग कौन है, प्रेसिडेंट है। शी जिनपिंग कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। एशिया का शोक कौन सी नदी पहुंचे हैं, तो वांगबो नदी, सॉरी चीन का शोक, चीन का शोक वांगबो, वांगबो, ठीक। चलिए और एशिया की सबसे बड़ी यांगटीसी हो जाएगी। ये प्रश्न देखिए, हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया। ये वॉक द टॉक, इमेज देखिए, वॉक द टॉक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको जारी किया है, ठीक है, जिनेवा, और एक 5th एडिशन है, 5वें एडिशन है। तो संडे मई 26, 2024 द हेल्थ फॉर ऑल चैलेंज, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे हुआ साथियों? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा। अब WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 इसकी स्थापना होगी। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका यही जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, और यहीं पे इसका क्या हुआ है? ये हुआ है, ये सम्मेलन आपका यहीं के अंदर हुआ है। कार्यक्रम आपका योग सत्र जो चला है, वॉक द टॉक, चलते चलते बात की जाए, चलते चलते बात की जाए, यही है वॉक द टॉक का कार्यक्रम। सबसे बड़ा मतलब कार्यक्रम का इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ रहा जाए। टहलिए, घूमिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए फिजिकली तरीके से, तो आप जब शरीर से अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, कैलोरीज बर्न करेंगे, जितनी आप कैलोरीज लेते हैं उसके अनुसार ही कैलोरीज बर्न करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अन्यथा जब अत्यधिक कैलोरी हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो मोटापे का शिकार होते हैं, शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए आप जो जिम्नास्ट वगैरह होते हैं, जो प्लेयर वगैरह होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स वाले, वो लोग जल्दी परेशानी में नहीं आते, यानी बीमार नहीं होते। होता क्या है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उतनी एनर्जी बर्न भी करते हैं, मतलब फिजिकली वो लोग मेहनत करते रहते हैं, इसलिए वो क्या लोग होते हैं? स्वस्थ होते हैं, ठीक है। बीमारियां तो सबको आती हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं आती, और आजकल ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लोग ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, मतलब अच्छी क्या, वो ख़राब चीज़ें हैं, जैसे मार्केट का चीज़ लोग खा रहे हैं, तला भुना चीज़, ऑयली चीज़, तो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें खा नहीं रहे, इसलिए आजकल की जनरेशन बहुत ही एकदम समस्या में जुझी हुई है, ठीक। तो WHO ने वॉक द टॉक के कार्यक्रम शुरुआत किया है जिनेवा स्विट्जरलैंड के। चलिए अब ये करंट के प्रश्न है, अब स्टैटिक के प्रश्न है, उनको फटाफट हम निपटारा करते चले चले। देखिए इस सत्र में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में उनको जो चुना गया था। तो आपको पता है कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा होती है, ठीक है, और इसको लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय के गवर्नर जो थे लॉर्ड डफरिन थे, ठीक। तो यहाँ पे 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, ये दूसरी महिला थी और पहली भारतीय महिला थी। और पहली महिला की अगर बात करें कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी जो थी वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और दूसरी आपकी कौन हुई? सरोजिनी नायडू जी 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया? ये राजनेताओं के लिए है, जो दल बदलू नेता होते हैं, आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में गए, कल उस पार्टी में गए, तो उसके लिए 52वां संविधान संशोधन जो आपका रखा गया था, 52वां संविधान संशोधन 85 में, तो उसके लिए ये संशोधन हुआ था। और कौन सी अनुसूची में था? तो 10वीं अनुसूची से। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची आपकी इससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित, ठीक है। इससे हो जाएगा दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। चलिए अगला देखें, गर्मी बहुत है साथियों, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो गाना जो नहीं चलता है हाय गर्मी, वो वाला आजकल फीलिंग आ रही है। हाँ, कहीं भी मतलब आप, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है कि घरों में रहना मुश्किल हो गया। शाम को अगर आप बाहर भी थोड़ा सा टहलते हैं, इतनी गरम गरम हवाएं चलती हैं, जैसे मानिए कहीं आग जली हो, लपट चल रही हो, लपटें आ रही हों, इस प्रकार से इतनी गर्मी का जो है महसूस करना पड़ रहा है। टेम्परेचर 40, 45, 46, 47, 48, 45 के तो ऊपर ही चल रहा है आजकल। तो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है, जिसमें आप सभी को मैं सलाह देता हूँ, और WHO ने भी इसको जारी किया, मतलब स्वास्थ्य विभाग ने सभी जगहों पे जारी कर दिया है, निर्देश दे दिया कि आप जो है आवश्यकता अगर हो, बहुत ही आवश्यक काम अगर आपको हो, तभी आप धूप में निकलें, अन्यथा धूप में न निकलें। और जब भी निकलें पूरे शरीर पर आप पूरा वाला कपड़ा पहन के चलिए, जिससे
फुल यहाँ तक आपका पूरा ढका हो पूरी बॉडी, और कपड़े ऐसे पहने जो सूती वस्त्र हो, जो आपको शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर आप टेरिकॉट वगैरह नायलॉन वगैरह कपड़ा पहनते हैं जो रेशम वाले होते हैं, वो आपको शरीर को काफ़ी हीट प्रदान करेंगे और आपको ज़्यादा जो है इन्फेक्शन होने का डर होगा। तो कॉटन चीज़, प्योर शुद्ध चीज़ आप पहन के चलेंगे, और हो सके तो ठंडी चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, हाँ, नींबू पानी हो गया, ग्लूकोन डी वगैरह हो गया। तो इन सब चीज़ों का आप ज़्यादा सेवन करें जो आपको पेय पदार्थ के बारे में। खाना कम खाएं लेकिन पानी ज़्यादा पिएं, ठीक। और कहीं भी निकले आप पानी लेकर के निकलें, भीगा हुआ कपड़ा लेकर के निकलें, ठीक है, हल्का फुल्का। ये नहीं कि आप कहीं भी चल रहे हैं रास्ते में 2 डब्बा पानी डाल लिया, 2 बोतल ना, तो ये आपको और नुकसान कर देगा, रिएक्शन हो जाएगा धूप से, एलर्जी होने लगेगी। इन सब चीज़ों से बचें। आवश्यकता बहुत ही अगर जरूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें, ठीक। जल्द ही ये समस्या, देखिए वातावरण जो आपका दूषित हो रहा है, इसी के कारण समस्या हम लोग ही इसको उत्पन्न कर रहे हैं। आज हमें अच्छी जो है सोफे चाहिए, अच्छे बेड चाहिए, तो ये जो पेड़ कट रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों की जो कटाई हो रही है, ये सभी कारण हैं कि आपके जो जलवायु परिवर्तन है, जो आपका वातावरण है इतना दूषित हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, पेड़ लगाने की कोई सोच नहीं रहा है, पानी इतना आप नुकसान कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो सेव वाटर सेव लाइफ आपने सुना ही था, लेकिन सेव ट्रीज सेव लाइफ, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ऑक्सीजन की समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होगी, जैसे जैसे अभी तो गर्मी झेल रहे हैं ना, गर्मी झेलने का कारण यही है कि जो यहाँ पे पेड़ पौधों की इतनी अंधाधुंध कटाई, और कहीं फैक्ट्री चल रही है, कहीं फर्नीचर बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, कटाई हो जाए, लेकिन लगाने की बात कोई नहीं सोचता। यही सब कारण है कि आपकी गर्मी और ये इतना टेम्परेचर होने का। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। समय पे बारिश का न होना, ये भी यही कारण है कि जो पेड़ कट रहे हैं, पेड़ के कारण ही जो आपका जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण का जलवायु परिवर्तन बनता था, ठीक है, उसके अनुसार ही बारिश समय पे हुआ करती थी। आज के 10 साल 20 साल पहले आप देखिए, बहुत अधिक वर्षा होती थी बरसात के दिनों में, और बहुत बढ़िया से किसानों की फसल उत्पन्न होती थी, ठीक है। इतनी टेम्परेचर भी नहीं, उतना गर्मी का सामना भी लोगों को नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज जो ये हालात उत्पन्न हुए हैं, जो गर्मी आज इस बार झेलनी पड़ रही है लोगों को, पूर्वांचल में हो गया, आपका राजस्थान में हो गया, दिल्ली में हो गया, हर जगहों पे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। हाँ, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे और अपने जो है अपने को बचा करके रखेंगे, अन्यथा लू लगेगी। जैसे ही अगर आपको इन समस्याओं को, जैसे कि आपके आँख में जलन हो रहा हो, शरीर में बहुत ज़्यादा ताप लग रहा हो, ठीक है, गला सूख रहा हो, मुंह सूख रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और फटाफट कुछ न कुछ अपना जो है ट्रीटमेंट करवाएं। चलिए अगला प्रश्न, अलबर्नी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है? सॉरी, गलत चीजें हैं यहाँ पे, अरबी पुस्तक नहीं, अलबर्नी द्वारा अरबी पुस्तक जो लिखी गई, हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, सही प्रश्न है। चलो, अलबर्नी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? और उन्होंने अरबी भाषा में, इसमें लिखा था, अरबी भाषा में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। भारत का इतिहास था, क्या था इसका? अगर हम बात करें तो ये भारत के इतिहास के बारे में। इतिहास मतलब ऐसा था, इतिहास मतलब क्या होता है? ऐसा था, जो चीजें बीत गई हैं वही तो हम इतिहास में पढ़ते हैं। जो चीजें बीत गई हैं कि हाँ 10 साल 20 साल पहले ऐसे चीज हुआ करता था ना, जिससे 2020 में आपका ये कोरोना काल आया, तो आने वाली पीढ़ियों में जो अपने बच्चों को आप लोग बताएंगे, बबुआ 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो पूछेगा काहे पापा, तो वो एक आप बताएंगे कि बायोलॉजिकल वेपन था, या फिर एक तरीके से ये एक महामारी फैली थी जो कोरोना था, तो ये आप बताएंगे तो वो इतिहास ही समझ लिए हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ये किताबुल हिंद जो भारत के इतिहास के बारे में लिखा था, और किसने? अल-बरूनी ने लिखा था। और किस भाषा में लिखा था इसने? तो अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। चलिए, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? तो शुद्धि आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? इनका नाम था बचपन का मूल शंकर। इन्होंने वेदों की ओर लौटने का एक नारा दिया था, और आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही क्या किया था? शुद्धि आंदोलन का ये शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता था?
लेडी विथ द लैम्प के नाम से जो जाना जाता था वो किसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता था। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भारत की कोकिला के नाम से जो जाना जाता था वो सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला। और स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता था? तो लता मंगेशकर जी। ठीक है, चलो ये एनी बेसेंट, यही एनी बेसेंट है जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष हुई थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचिंगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है जो और देखभाल किया गया? कस्तूरी हिरण, गोल्डन ओरियल, मार्टिन या फिर हंगुल। दचिंगम राष्ट्रीय पार्क आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसमें आपके जो हंगुल क्या है? एक हिरण की प्रजाति है जो हंगुल नाम है जिसका, ये यहाँ पे आपकी पाई जाती है और इसके संरक्षण के लिए ही ये आपका ये क्या नेशनल पार्क बनाया गया। नीति आयोग में नीति से क्या आप समझते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। NITI जो आपका लिखा है जिसे नीति बोलते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो आपका योजना आयोग शुरू हुआ था 1950 से ही, उस योजना आयोग को समाप्त करके मोदी जी ने 2015 में ये शुरू किया, उसी के जगह पे नीति आयोग था। ठीक, तो नीति आयोग इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसेंडिंग इंडियन, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो क्या होगा? बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपका हो जाएगा नीति आयोग। नीति का मतलब NITI है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू हो जाती है। ठीक है, नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू हो जाती है। इसकी आधिकारिक भाषा बताएंगे आप क्या हो जाती है, और ये आपका पड़ोसी देश भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेपाल के भी हाल ही में जो 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, कामी रीता शेरपा यहीं की हो जाती हैं, वो महिला हैं। ठीक, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल हो जाता है। अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय या क्षारीय पदार्थ का पता लगाने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे सूचक कहा जाता है। सूचक यानी कि इंडिकेटर। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, ये देखिए, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक? जूट जो आप देखे होंगे इसमें खाद्यान्न पदार्थ भरे जाते हैं जिसे बोरा बोलते हैं। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? जूट की बोरी या बोरा बोलते हैं गाँव में। तो ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक। ठीक है, कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में आपका बे ऑफ बंगाल में जो उठा था चक्रवात रेमल, वो भी आपके कहाँ पे टकराया था? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर ही ज्यादा जो है प्रभावित किया था, पेड़ पौधों को उखाड़ा था, छप्परों को उखाड़ा था, लोगों को प्रभावित किया था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की जो हमारी क्लास में बस यहीं तक। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो साथियों, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी साथी जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।